हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना एक यूज्ड कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो को आपको पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है और उन सेक्शंस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिस भी सेक्शन में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, सीधा उसी सेक्शन के लिंक पर क्लिक करके आप उस सेक्शन को देख सकते हैं और पूरे वीडियो में टाइम वेस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस फॉर अ यूज्ड कार। तो इस यूज्ड कार को ख़रीदने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? मेरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी कि जो मेरी ये यूज्ड कार हो वो रिलायबल हो, मतलब कार को लेते ही उसमें कोई मेजर रिपेयर्स ना हो, वो कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, कार की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो। छोटे मोटे रिपेयर्स चलते हैं पर कोई मेजर रिपेयर ना हो। दूसरी चीज़, कार सेफ़ होनी चाहिए, ABS एयरबैग्स होने चाहिए और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होना चाहिए। तीसरी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि कार जो है इजी टू ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि कार मुझे एक अपने फैमिली मेम्बर के लिए लेनी है जिसे पहले कार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो न्यू लर्नर के लिए मुझे एक कार लेनी थी जो इजी टू ड्राइव हो, जिसमें ऑलराउंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, कोई ब्लाइंड स्पॉट्स ना बने, और वो कार मैनुअल हो, पेट्रोल हो। मैनुअल क्यों हो? क्योंकि एक लर्नर को मेरे हिसाब से हमेशा मैनुअल कार पर ही सीखना चाहिए। जब कार आपको चलानी आ जाती है उसके बाद आप ऑटोमेटिक चलाएं, कोई सा भी गियरबॉक्स चलाएं, पैडल शिफ्टर्स चलाएं, मैनुअल चलाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक से सीखते हैं तो अगर वो आपको मैनुअल वाला क्लच ब्रेक वाला हिसाब कभी नहीं आ पाएगा। इससे अगली रिक्वायरमेंट थी माइलेज। माइलेज अच्छी हो तो चलेगा, नहीं भी होगी तो ठीक है, काम चला लेंगे। बाकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और लास्ट रिक्वायरमेंट थी बजट। बजट था 2.25 लाख से लेके 3 लाख तक। 2.25 लाख में कार मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, 2.5 लाख तक मिलती है तो ठीक है, देख लेंगे, कार की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और 3 लाख मैक्सिमम लिमिट है, कुछ भी हो जाए 3 लाख से ऊपर की यूज़ कार नहीं लेनी थी, क्योंकि मेरा मानना है 3 लाख से ऊपर अगर आपको यूज़ कार पर लगाने पड़ रहे हैं, बेटर है अपना बजट 5 लाख तक बढ़ाओ और एक नई कार ले लो। यूज़ कार ले रहे हो तो आपका कुछ पैसा बचना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो अंडर 3 लाख होनी चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है आप यूज़ कार किस सेगमेंट में ले रहे हो। अब आप 10 लाख की सेगमेंट में कोई बड़ी कार लेना चाहते हो, पुरानी ऑडी मिल जाए आपको 10-15 लाख में, तो वो अलग चीज़ है। बट एक मैं नॉर्मल छोटी कार की बात कर रहा हूँ, 3 लाख से ऊपर मुझे पर्सनली लेना सही नहीं लगता। तो इन सब रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मैंने 2 कार्स थी जिनको मैं ढूंढ रहा था। पहली कार थी वॉक्सवैगन पोलो, दूसरी थी फोर्ड फीगो। इन दोनों में से कोई कार मिल जाए, इस दोनों कार्स मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को सफाइस करती हैं। फीगो में थोड़ी माइलेज कम है, पोलो में भी माइलेज कम है, लेकिन फीगो से थोड़ी ज़्यादा है, तो ठीक है, मतलब माइलेज इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। फाइनली जब मैंने कार ढूंढी तो मुझे पोलो नहीं मिली, लेकिन मुझे मिल गई फीगो। तो ये है वो फीगो जो मुझे मिली, और इसी फीगो का मैं आपको पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस आज करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इसकी मैं एक्सटीरियर्स की बात कर लेता हूँ। एक्सटीरियर्स में मुझे इस कार के अंदर क्या मिला? पहली चीज़ तो ये कि मुझे टाइटेनियम वेरिएंट मिल गया जो अच्छी कंडीशन में था, 27,000 चली हुई थी, और 2.5 लाख में मुझे ये कार मिल गई। कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया, क्योंकि जो सेलर था वो भी 2.5 लाख पर अड़ा हुआ था और इससे कम में देने के लिए तैयार नहीं था। बट कार की कंडीशन को देखते हुए मैंने इसे 2.5 लाख में डील फाइनल कर दी। अब इस कार के अंदर एक्सटीरियर में डैमेजेस थे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये डेंट है, थोड़ी सी रस्टिंग भी हो रखी है, यहाँ पर स्क्रैचेस हैं, डोर्स पर स्क्रैचेस हैं, ये स्क्रैचेस हैं, ठीक है। ये जो रनिंग बोर्ड है यहाँ पर डेंट्स थे जो मुझे रिपेयर करवाने पड़े, यहाँ पर स्क्रैचेस हैं। बम्पर लगा हुआ है, बम्पर पर स्क्रैचेस हैं, यहाँ भी स्क्रैचेस हैं, बम्पर पर काफ़ी स्क्रैचेस हैं, ठीक है। लेकिन जो जिस चीज़ पर मैंने ध्यान दिया वो था कि कार के अंदर कोई मेजर डैमेज नहीं है, यानी कि कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं है। फ्रंट से कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि कार की जो शैसी है वो मुड़ गई हो और बाद में रिपेयर करवाना पड़ा हो, या इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो कि पिलर्स पे कोई डैमेज हो। तो इस तरह का कोई डैमेज नहीं था। और जो एक्सटर्नल डैमेजेस भी हैं, अच्छी बात ये थी कि इनको रिपेयर नहीं करवाया गया था। जो पेंट है वो पेंट को आप चेक कर सकते हो, कैमरे में तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाता है कि कोई कार का पार्ट रीपेंट हुआ है या नहीं। तो कार का कोई भी पार्ट रीपेंट नहीं था। उससे एश्योरेंस ये मिल जाती है ये जो कार है उसका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपका कोई दरवाज़ा पेंट है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो थोड़ा सा स्क्रैच लगा था या मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे कार की जो है वो कंडीशन अच्छी मिल गई। अब देख सकते हो बूट के अंदर भी
यहाँ पर ये डेंट पड़ा हुआ है, लेकिन ये रिपेयर्ड नहीं है। तो मैंने ठीक है मान लिया कि ठीक है कार अच्छी चल जाएगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल डैमेजेस हैं। जब मैंने कार को चलाया, मैं आपको भी कार ड्राइव करके दिखाऊंगा, तो इंजन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में था। 27,000 चली हुई थी कार, गियर बॉक्स में कोई इशू नहीं था, स्टीयरिंग में कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो मुझे इस पर कोई ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ा, और क्योंकि ये कार सीखने के लिए लेनी थी, एक लर्नर के लिए लेनी थी, तो इसलिए अभी मैंने इसके जो एक्सटीरियर के जो डेंट्स वगैरह हैं उनको सही नहीं करवाया है। तो अब मैं आपको इसके बाद इंटीरियर्स दिखा देता हूँ। इंटीरियर्स जो हैं इस कार के बहुत अच्छे हैं। मैं अभी इसको अनलॉक करता हूँ। कहाँ गई मेरी चाबी? यस, तो ये रही मेरी की, ये है इसकी की। टाइटेनियम वेरिएंट है। टाइटेनियम वेरिएंट में हमें रिमोट की मिल जाती है, ठीक है, और ABS एयरबैग्स मिल जाते हैं। इंटीरियर्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो इंटीरियर्स जो हैं वो काफ़ी स्पेशियस हैं। हम देख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो सीट का नीचे वाला पोर्शन है, उस सीट का जो बेस है, अंडर थाई सपोर्ट कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है, डिसेंट है। लेकिन जो आगे आपको नी रूम मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो कार्स के अंदर जो इंटीरियर स्पेस की है वो किसी को भी कोई कमी नहीं नज़र आई है। और आगे से भी मैं बात करूं तो ये वाली फिगो के ऑल ब्लैक इंटीरियर्स हैं, और यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट्स मिल जाते हैं। तो किसी तरह से इंटीरियर में मुझे कोई इशू नहीं लगा, और यहाँ पर मुझे इसमें ब्लू इंसर्ट्स मिल गए। पहले फिगो के अंदर वो ऑरेंज वाला ब्राउन वाला डैशबोर्ड आता था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे वो वाली फिगो नहीं मिली, क्योंकि यूज्ड कार मार्केट में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो गाइस ये था इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर मैं बता दूं, एक्सटीरियर में तो डैमेजेस थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन मैं अगर इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में क्योंकि ये टाइटेनियम मॉडल है तो इसके अंदर हमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं इसको ऑन करके। तो स्पीडोमीटर में तो कुछ खास फ़र्क नहीं है, RPM मीटर मिल जाता है मुझे, फ्यूल मिल जाता है, और ये स्पीडोमीटर मिल जाता है। और यहाँ पर जो मुझे ये मिल रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल रहा है, किलोमीटर का ट्रिप मिल रहा है, और ये मेरी एवरेज हो गई, और ये मेरा कंप्लीट ओडोमीटर हो गया। अभी ये कार 31,600 चल चुकी है, 27,000 पे मैंने ली थी। करीब करीब 1 साल हो गया मुझे इस कार को यूज़ करते हुए, और अभी तक इस कार में कोई इशू नहीं आया है। म्यूज़िक सिस्टम फैक्ट्री फिटेड है। इशू ये है कि इसके अंदर पहले ब्लूटूथ चलता था, लेकिन लेने के कुछ दिन बाद ही ब्लूटूथ पेयरिंग होनी बंद हो गई। जब भी मैं ब्लूटूथ पेयर करने की कोशिश करता हूँ तो ये 2 सेकंड के लिए ब्लूटूथ वेटिंग आता है, बट ना वो ब्लूटूथ फ़ोन में डिटेक्ट होता है। और मैंने ऑनलाइन इसका सोल्यूशन चेक किया तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि ये म्यूज़िक सिस्टम जो है वो रिपेयर करवाना पड़ेगा, फोर्ड के शोरूम पर देना पड़ेगा, वो रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे। तो उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके अलावा इस कार के अंदर जो है वो पार्किंग सेंसर्स मिसिंग थे, तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इस कार के अंदर जो है पार्किंग सेंसर्स लगवाए। सिल्वर कलर के पार्किंग सेंसर्स मिल गए, तो ये सेंसर्स लगवा लिए, और यहाँ पर रिवर्स कैमरा लगवा लिया, ठीक है। ये RD कंपनी का एक रिवर्स कैमरा लगवाया मैंने सस्ता सा, जो करीब मुझे 3,500 से 4,000 में टोटल मिल गया। और मैं आपको ये गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये है इसके मिरर के ऊपर ये मिरर लग गया है, और जब मैं रिवर्स गियर डालता हूँ तो मुझे इसी के अंदर इसका कैमरे का डिस्प्ले मिल जाता है, और सेंसर्स जब पीछे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो मुझे ऑडियो फीडबैक सेंसर्स के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा मैं आपको इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात बता दूं तो म्यूज़िक सिस्टम की जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और AC बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। AC में कभी कोई इशू आया ही नहीं, और 1 साल हो गया है, बड़ा मस्त चल रहा है AC, ठीक है। तो इसके बाद गाइज अभी बात करते हैं इसके ड्राइव क्वालिटी की, कि ये फिगो ड्राइव करने में कैसी है। तो मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, और इसके इंजन, गियर बॉक्स, सस्पेंशन के बारे में बताता हूँ। पहले बेल्ट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके इंजन की, तो इंजन बहुत पावरफुल इंजन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि मेरा यूज़ केस क्या था,
मुझे एक ऐसी कार चाहिए थी, थोड़ा ऊंचा है, इससे मैं उतार रहा हूँ गाड़ी को धीरे धीरे। मुझे कोई भी इशू नहीं हुई। आप देख सकते हो सामने जितना वो ऊंचा वो फुटपाथ बना हुआ है उसके ऊपर चढ़ाई हुई थी गाड़ी मैंने और उतारी, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। प्रैक्टिकल यूजेज में, सिटी यूजेज में आपको कभी कोई इशू नहीं होगा। तो गाइस इंजन पे आते हैं वापस से। इंजन ड्राइव करने में कैसा है? इंजन ड्राइव करने में मेरे हिसाब से बिल्कुल एप्ट है फॉर सिटी ड्राइव एंड फॉर हाईवे ड्राइव ऑल्सो। डेफिनेटली ये हाई रेव करने वाला, मतलब एंथुजियास्टिकली कहें या फिर कहें कि बहुत तेज़ चलाने वाला इंजन नहीं है। बहुत तेज़ चलाने वाली ये कार है भी नहीं, लेकिन सिटी में चलाना हो या हाईवे पे चलाना हो, आपको कभी भी लैक ऑफ पावर फील नहीं होता है। हमेशा इस कार को आप बड़े अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं रिलैक्स्ड मैनर में। और इस सेगमेंट में आप कोई कार खरीदते हैं या कोई यूज्ड कार खरीदते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी की भी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि उसे बहुत तेज़ चलाने के लिए कार लेनी है या बहुत रेसिंग मोड में कार ड्राइव करने के लिए कार लेनी है। तो मेरे हिसाब से इसका इंजन एकदम परफेक्ट है फॉर समबडी हु इज़ ट्राइंग टू लर्न ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इवन फॉर समबडी जिसको ये कार चाहिए एक नॉर्मल यूजेज के लिए, कि कोई अपने फैमिली यूजेज के लिए कार ख़रीदना चाहता है या नॉर्मल डे टू डे यूजेज के लिए कार ख़रीदना चाहता है, और चाहे वो सिटी में चलाए चाहे हाईवे पे चलाए, किसी भी तरह से आपको इंजन में कोई इशू नहीं होगा। इवन आप हिल्स पे भी लेके जाते हैं, चढ़ाई पे भी लेके जाते हैं, तो कोई आपको एज सच लैक ऑफ पावर या लैक ऑफ टॉर्क वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये हो गया इंजन की बात। सेकेंड आता है गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स और इंजन में आपको ये और बता दूं कि मैंने यूज़ कार लिया है। इंजन इसका मतलब इंजन में कोई इशू था ही नहीं। 1 साल हो गया मुझे चलाते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने कार ली थी तब इसकी सर्विस करवाई थी और बड़ा अच्छे से इंजन चल रहा है। तो मतलब कार में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं थी। और इंजन की कंडीशन जब मैंने ली थी, कार्स 24 पे इसका इवैल्यूएशन चेक किया था तो इंजन को 5 स्टार मिले थे। इंजन में कोई इशू था ही नहीं, सिर्फ 27,000 चली हुई थी ये कार। उसके बाद आता है गियर बॉक्स पे। तो गियर बॉक्स का लीवर जो है वो थोड़ा लंबा है, बहुत छोटा नहीं है। गियर थ्रोज जो हैं वो भी इतने छोटे नहीं है। बट ये है कि गियर बॉक्स बहुत सॉफ्ट नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं है। और कभी गियर जो है मेरे यूज़ करते टाइम अटकते नहीं है। तो वंस यू गेट यूज टू इट, अगर आप डायरेक्ट Hyundai से इस पर स्विच करते हो तो आपको लगेगा कि यार गियर थोड़े से हार्ड है, लेकिन वो एक्चुअल में जब आपको इसकी आदत हो जाती है कि थोड़ा यूज टू हो जाते हो तो आपको गियर लगाने में कोई इशू नहीं होता है। गियर बड़े स्मूथ लगते हैं और गियर्स कभी भी अटकते नहीं है। और पुरानी कार में कभी कभी इशू आ जाता है, बट इस कार में फॉर्चुनेटली कोई ऐसा इशू नहीं आया है। गियर बॉक्स इसका बिल्कुल परफेक्टली फाइन कंडीशन में है, क्लच भी एकदम सही है, तो गियर लगाने में कभी किसी तरह का इशू नहीं होता है। एज़ कम्पेयर टू मारुति Hyundai थोड़े से हार्ड है, बट वंस यू गेट यूज टू इट दिस इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। गियर बॉक्स हो गया, इंजन हो गया। बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो सस्पेंशन की जो इसकी सेटअप है बहुत न्यूट्रल सेटअप है। सिटी ड्राइव के लिए हो चाहे हाईवे ड्राइव के लिए हो, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो अगर आप हाईवे पर चला रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी अच्छी फील भी मिलती है। कॉर्नरिंग करने में कॉन्फिडेंस भी आता है। और अगर आप खड्डों में से गाड़ी निकालते हो, स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी निकालते हो, तो बहुत ज़्यादा सस्पेंशन आपको अनसेटल नहीं करती है। छोटे मोटे बम्प्स को ये ईजीली मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर बड़े खड्डे आते हैं तो डेफिनेटली आपको कार स्लो करनी पड़ती है। उनमें तो मतलब ये उस तरह की कार नहीं है कि आप बड़े खड्डों में भी ऐसे ही निकाल दें। नॉर्मल जैसा हैचबैक से आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसी इसकी सस्पेंशन है और हर तरह से सही है मेरे हिसाब से। सिटी पे ड्राइव करो या आप हाईवे पे ड्राइव करो, इवन अगर ख़राब रास्ते हैं उसमें भी आप इसको धीरे चलाएंगे तो सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। मतलब सस्पेंशन को लेके आप फीगो लेते हो, पुराने वाली फोर्ड फीगो ख़रीदते हो, तो आपका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा कि यार सस्पेंशन में ऐसा कुछ है क्या। मतलब वो इतनी फ्लॉलेस चीज़ है, इसकी सस्पेंशन इतनी सही और फ्लॉलेस चलती है कि कभी आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होने वाले हैं। उसके बाद बात आती है इसके 2 पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका स्टीयरिंग फीडबैक। स्टीयरिंग फीडबैक मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, फोर्ड की कार्स का हमेशा ही अच्छा रहता है और ये वाली फोर्ड फीगो का इतना अमेजिंग स्टीयरिंग फीडबैक है। एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं इस कार को ड्राइव करता हूँ।
एग्जैक्टली मेरे टायर्स कहाँ जा रहे हैं, मैं कार को थोड़ा सा भी कट कर रहा हूँ, मेरी कार किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे पूरा फीडबैक मिलता है टायर्स टू स्टीयरिंग में ट्रांसलेट होके, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, अच्छे से मुझे पता होता है मैं कार कहाँ स्टेयर कर रहा हूँ और वो मेरी कार कहाँ पर जा रही है। तो इतना बढ़िया फीडबैक है, और ऊपर से आप इसको हाई स्पीड पे ड्राइव करते हो, स्टीयरिंग इतना लाइट नहीं है, इसका थोड़ा हैवी रहता है, तो हमेशा ही आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग मिलती है इस कार को ड्राइव करते हुए। और उसी से मिलता जुलता इसका जो अगला पॉइंट है वो है राइड एंड हैंडलिंग। तो राइड एंड हैंडलिंग की मैं बात करूं, स्टीयरिंग के साथ साथ जो इसकी राइड है, हाई स्पीड हो, मतलब लो स्पीड में तो राइड का क्या ही है, सही चलती ही है, बट हाई स्पीड में मैं बात करूं, इतनी ज़्यादा रॉक सॉलिड है ये कार कि आपको कभी कुछ लगेगा ही नहीं कि आप 100-110 पे जा रहे हो और आपको ये कार अनसेटल कर रही है, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है चलाते हुए। तो राइड क्वालिटी इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और क्योंकि इस कार की जो ऑलराउंड विजिबिलिटी है वो इतनी अच्छी है, एक तो ये लो राइज है कार, तो आपको चारों तरफ का इतना अच्छा दिखता है। तो अगर किसी को कार सीखनी है या किसी को नॉर्मल फन टू ड्राइव फैक्टर के लिए भी कोई यूज़ कार लेनी है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये फोर्ड फीगो इतना अच्छा ऑप्शन है। मतलब मुझे इस कार में कोई कमी नहीं लगती है, एक्सेप्ट वन, दैट इज़ द माइलेज। वो भी एक बहुत बड़ी कमी नहीं है। माइलेज में आपको बता दूं, इस कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 10-11 रहती है। सिटी में आप चलाओगे, बहुत गंदा ट्रैफिक है तो 9 तक गिर जाती है, अदरवाइज सिटी में आपको 10 की एवरेज मिलती है। ठीक है, मैं फ्यूल एफिशिएंसी का पूरा एवरेज निकाल दूं, अच्छा ट्रैफिक गंदा ट्रैफिक, तो आपको 10 की एवरेज मिलती है। और अगर आप इसे हाईवे पे चलाते हो, मैंने बड़े अच्छे से इसको चेक किया है, तो आपको 14 तक मिलती है। 14 से ऊपर मुझे आज तक इस कार में माइलेज नहीं मिली है। 14 में भी 2 लोग चला रहे थे, एसी ऑन था, अच्छे से चलाई हाईवे पर, 100-110 भी चलाई, बट 14 से ऊपर माइलेज नहीं मिली। आप इसे कॉन्स्टेंटली 80 पे चलाओगे तो हो सकता है थोड़ी माइलेज ज़्यादा मिल जाए। उसके लिए मैं आपको एक अलग से फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी रहती है। लेकिन इस कार को ड्राइव करने के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता दूँ कि कार ड्राइव करने में इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर डील ब्रेकर नहीं है। आप जिस पर्पज़ के लिए कार ले रहे हो उस पर्पज़ के लिए इंजन बहुत ही बेहतरीन है। और गियर बॉक्स बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स है, मतलब इतना सॉलिड और रिलायबल गियर बॉक्स है कि कभी आपको इस गियर बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये उतना बटर स्मूथ नहीं है जितना hyundai's में होता है। ठीक है, hyundai की कार में होता है, या मारुति में भी अच्छे स्मूथ गियर बॉक्स होते हैं। और राइड एंड हैंडलिंग, स्टीयरिंग फीडबैक और सस्पेंशन की ट्यूनिंग इतनी अच्छी सेट है। ये कार 2014 का मॉडल है, 6 साल पुरानी कार हो चुकी है, मैं इसका सेकंड ओनर हो चुका हूँ कार का, लेकिन ये चीज़ें अभी इतनी बढ़िया चल रही हैं। अगर आप कार को बहुत गंदे से चला के बिल्कुल तोड़ते हो ना, तब ये कार ख़राब होगी। अदरवाइज़ आप इसको थोड़ी सी भी केयर के साथ रखते हो ना, ये कार इतनी अच्छी रहने वाली है और इतनी रिलायबल और सॉलिड कार है कि कभी आपको इस कार में किसी तरह का कोई इशू आएगा ही नहीं। और ये मतलब एवरलास्टिंग कार है, आप इसको खरीदो, रखो, अच्छे से संभाल के रखोगे, 10-15 साल बड़े प्यार से चलेगी ये कार। तो अगर आप यूज्ड कार मार्केट में हैं और फोर्ड फीगो ख़रीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और फोर्ड की जो ऑनरशिप कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। इस फीगो से ही फोर्ड ने अपना सिनेरियो चेंज किया था। एक तो स्पेयर पार्ट्स मुझे तो इसके मिल जाते हैं, कभी कुछ दिक्कत आती है तो, आज तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है मुझे। लेकिन जो सर्विस कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। मैंने इसकी एक सर्विस करवाई है, करीब 6-7 हज़ार में सर्विस हो गई थी। कुछ मुझे चेंज करवाना था, मैंने करवा लिया था, नॉर्मल ऑयल चेंज सर्विस थी। उसके साथ मैंने इसकी बैटरी रिप्लेस करवानी थी, क्योंकि मैंने पुरानी कार ली थी और बैटरी इसकी फर्स्ट ओनर ने कभी आज तक चेंज नहीं करवाई थी, फिर भी बैटरी चल रही थी। हैरानी की बात यह है कि 6-5 साल उसने कार चलाई, उसके बाद भी उसकी बैटरी चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर मैंने ज़्यादा प्रोएक्टिव होके कि कभी रास्ते में बंद ना हो जाए कार, नई कार की बैटरी 5 साल से चली आ रही है, मैं बदलवा लेता हूँ, इसलिए मैंने इसकी बैटरी चेंज करवा ली। 4000 की बैटरी मोटरक्राफ्ट की, वो फोर्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही मैंने इसकी चेंज करवा ली, और अदरवाइज़ मुझे इस कार में कुछ करवाना नहीं पड़ा। तो गाइज़, ये था इस कार का ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या आप मुझे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें लिख करके। अभी मैं आपको इस फोर्ड फीगो की नाइट में विजिबिलिटी दिखा देता हूँ कि इसकी हेडलाइट्स कैसा परफॉर्म करती हैं। तो अभी इस कार की कोई लाइट्स ऑन नहीं है। अब मैं इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन करता हूँ, ये पार्किंग लाइट्स ऑन हुई,
और ये मेरी जो है लो बीम ऑन हो गई, और इसी लो बीम में ये मेरे फॉग लैंप्स ऑन हो गए। और इसी लो बीम में अगर मैं डिपर देता हूँ तो ये मेरा डिपर हो गया, तो वो मेरा लो प्लस हाई हो जाता है, मेरा लो बीम बंद नहीं होता है और हाई ऑन हो जाता है, तो ये लो प्लस हाई है। लेकिन अगर मैं हाई बीम में से स्विच कर देता हूँ, ये मैंने हाई बीम में स्विच कर दिया, तो मेरा लो बीम जो है, लो बीम की लाइट बंद हो जाती है। इसमें सिंगल बल्ब आता है, रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि जब मैं डिपर देता हूँ तो मेरा ये लो प्लस हाई हो जाता है, ये लो प्लस हाई हो जाता है, ठीक है। और ये जो मेरे फॉग लैंप्स हैं, ये मेरे फॉग लैंप्स ऑफ, ये मेरे फॉग लैंप्स ऑन, ये मेरे फॉग लैंप्स ऑन ऑफ, ये मेरे फॉग लैंप्स ऑन, और ये मेरा लो बीम है, और ये लो प्लस हाई है, ये लो प्लस हाई है, और ये सिर्फ हाई है।